बीरबल भगत, जिनको मर्डर के चार्जेस में बिहार के गोपालगंज जेल के अंदर डाल दिया जाता है और 28 सालों बाद उनको निर्दोष पा करके छोड़ दिया जाता है। यही नहीं, डेथ पेनल्टी की एक रिपोर्ट ऐसी कहती है कि 2000 से लेकर के 2015 तक 1486 केसेस जितने रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 73 को दोषी पाया जाता है और 443 को निर्दोष पाया जाता है। उनको कई सालों को जेलों की सलाखों के पीछे डाल करके उनको निर्दोष समझ करके छोड़ दिया जाता है। ये हालत है इंडिया के जुडिशियल थर्ड पिलर, जो डेमोक्रेसी का तीसरा सबसे मजबूत पिलर माना जाता है, उसकी ये हालत। सुप्रीम कोर्ट में अब तक के पेंडिंग केसेस की संख्या 70,000 है। वहीं हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में ये संख्या 60 लाख से भी ज़्यादा है। और अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये 5,30,00,000 के पेंडिंग केसेस हैं। यानी कि 5,30,00,000 भारत के ऐसे परिवार हैं जो ये आस लगा करके बैठे हुए हैं कि उनको भी एक दिन न्याय मिलेगा। और इसमें से कई सारे लोग तो जवानी में केस होता है और उनका पूरा बुढ़ापा निकल जाता है, बुढ़ापे में आकर के न्याय मिलता है। कई तो न्याय मिलता है जब तक गुजर चुके होते हैं, वो अपनी आखिरी सांस गिनते गिनते न्याय की उम्मीद में अब उसको भी तोड़ देते हैं। दरअसल इस केसेस जितने भी पेंडिंग हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें 30 सालों से 1,05,000 से ज़्यादा तो केसेस ऐसे पेंडिंग हैं जो 30 सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। फॉर्मर चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज उन्होंने कहा था कि अगर भारत को 2019 में ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जब ऑल ओवर इंडिया में पेंडिंग केसेस की संख्या केवल 3,30,00,000 थी। भारत के कोर्ट्स को सारे केसेस को सॉल्व करने में 360 केसेस लगेंगे, बल्कि हर रोज एक भी केस नहीं आए। 360 दिन नहीं, 360 साल लग जाएंगे एक एक केस को सॉल्व करने में। एन वी रमन्ना, जो भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको जब ये पूछा गया कि कोर्ट केसेस को इतनी डिले क्यों होती है इंडिया के अंदर, तो उन्होंने 2 कारण बताए। एक था लग्जरियस लिटिगेशन। दरअसल लग्जरियस लिटिगेशन उसको कहते हैं जब पावरफुल पार्टी, पावरफुल वोट बैंक के लोग किसी भी कोर्ट के फैसले को अपने हित में करने के लिए कोर्ट के जजेस को जुडिशियल प्रोसेस से फ्रस्ट्रेट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, लोग कानून को घुमा घुमा करके और केसेस को लंबा खींचने में उनको परेशान करते हैं और केसेस को कई गुना लंबा खींचते रहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था, वो था कोरोना की वजह से कोर्ट सारे बंद रहे, लेकिन केसेस फिर भी रजिस्टर्ड हुए थे कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से भारी मात्रा में ये केसेस बढ़ते चले गए। ये भी लोग ऐसा काम करने लगते हैं। जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट को डिजाइन कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, हमारे संविधान निर्माता, जब सुप्रीम कोर्ट के लिए गाइडलाइंस बना रहे थे, तब उनका एक ही उद्देश्य था, वो था भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले, जस्टिस मिले। तो उन्होंने इस तरह से गाइडलाइंस बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट को तो केवल सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से डील करने के लिए, यानी कि जो राज्य सरकार है, भारत सरकार में जो भी झगड़े बनते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट होकर करके आते हैं, उनको सुलझाने में, और एक दो राज्यों के बीच में जो झगड़ा की स्थिति बनती है उसको सुलझाने में, और आर्टिकल 33 जो फंडामेंटल राइट को वॉल्यूट करता है कोई, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसी के अंदर बाद में 136 जोड़ दिया गया, जिसका लोग मिसयूज करते हैं। इसका मतलब है स्पेशल लीव पटिशन, यानी कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने केसेस को ले जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो किस केस की सुनवाई करेगा या नहीं। यानी फिर भी लोग हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दोषी पाए जाने के बाद भी वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में भागे जाते हैं न्याय के लिए। उनको पता है कि कहीं न कहीं ये केस लंबा खिंचेगा और वो जब तक कि ये कानून की नज़र से बाहर रहेंगे, आज़ाद रहेंगे। आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी हमारे जो थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, दरअसल किसी भी लोकतांत्रिक देश के 3 पिलर माने जाते हैं, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दरअसल लेजिस्लेचर उसको कहते हैं जो भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जितने टोटल मेंबर हैं, जो पार्टी के भी और अपोजिशन विपक्षी पार्टियों को, सारे को मिला करके लेजिस्लेचर करते हैं। और एग्जीक्यूटिव यूनिट उसको कहते हैं जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री होते हैं, उनके पास में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके पास में पद होते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो जुडिशरी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को कहते हैं। कौन से हालात हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थिति भारत के अंदर बन गई कि लोगों को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है? चलिए तो समझते हैं इस वीडियो में। लो स्ट्रेंथ ऑफ जजेस एंड नॉन जुडिशियल स्टाफ। दरअसल जो जज हैं, जो भारत के अंदर माने जाते हैं,
प्रत्येक 10 लाख लोगों पर भारत देश के अंदर केवल 14 ही जूस हैं, 14 ही जज अवेलेबल। 10 लाख लोगों के ऊपर केवल 14 जजेस ही अवेलेबल हैं। अगर सारे लोग मिलकर के कोर्ट्स के अंदर केस डालते हैं, अगर 10 लाख लोग कोर्ट के अंदर केस डालते हैं तो उनकी सुनवाई करने के लिए केवल उनको 14 ही जज मिलेंगे। अगर हम इसका कंपेरिजन करें बाकी और देशों से, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर 10 लाख लोगों की जनसंख्या के ऊपर 210 जजेस हैं। वहीं यूएसए की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर 150 जज अवेलेबल है 10 लाख लोगों की जनसंख्या के ऊपर। सॉल्यूशन के लिए 2008 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसको ग्राम न्यायालय खोले जाने थे देश के अंदर, जिसके ऐसा अनुमानित माना जा रहा था कि पूरे देश में 5000 ग्राम न्यायालय खोले जाएंगे, जिसमें लोग डायरेक्ट उनको जाकर के न्याय मिलेगा और कोर्ट के अंदर ऊपर से बर्डन कम होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग की वजह से, इनके ऊपर ध्यान न देने की वजह से 2008 से 2023 तक केवल 476 कोर्ट से ही ग्राम न्यायालय के कोर्ट बन पाए हैं और 5000 का जो टारगेट था वो आज तक भारत देश के अंदर पूरा नहीं हो पाया है। आप समझ ही सकते हैं क्या पोजीशन होगी। माना जाता है वो है वेकेंट पोजीशन ऑफ जजेस। व्यक्ति को जज का जो सिलेक्शन पोजीशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से लोगों को जज नहीं बन पाते। अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बनने के लिए उसको पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एक कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं और वो अप्रूवल दे करके कोलिजियम सिस्टम के तहत उस पूरी प्लानिंग को, जिनके नाम उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में भेजे जाते हैं। यूनियन गवर्नमेंट उनको अप्रूव करके प्रेसिडेंट को भेजती है, जब प्रेसिडेंट उनमें से सेलेक्ट करता है। इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी यूनियन गवर्नमेंट उनको डिले कर देती है। यानी कि जब लिस्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं कोलिजियम सिस्टम के द्वारा किसी का नाम ऊपर नामांकन करती है, तो यूनियन गवर्नमेंट उनको 3 से 4 वीक तक अपने पास में रखती है और 304 वीक के अंदर अगर वो रिप्लाई नहीं करती है तो वो उनके द्वारा जो भेजी गई थी लिस्ट थी वो अपने आप कैंसिल हो जाती है। हम हाई कोर्ट के जज की बात करें तो हाई कोर्ट के जज को एक बार बनने के लिए उसमें जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो होगा, उनकी कमेटी में वो मेन मेंबर रहती है और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। उनको जब वो चुन करके स्टेट गवर्नमेंट के पास में भेजते हैं, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के पास में, जब गवर्नर उनको सेलेक्ट कर लेता है तो गवर्नर भेजता है उनको जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भेजते हैं यूनियन गवर्नमेंट के बाद में प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। आप सोच ही सकते हैं कितना लॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए सबसे पहले एक किसी भी राज्य के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो एक एग्जाम करवाता है एक साल के अंदर। उस एग्जाम में जो कैंडिडेट सिलेक्शन होते हैं, सेलेक्ट किए हुए कैंडिडेट को हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको रिकॉर्ड को चेक करते हैं और फिर गवर्नर को भेज देते हैं, जब जाकर के उनका अपॉइंटमेंट कहीं हो पाता है। लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कराता है वो इतना कठिन होता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर में पिछले 4 सालों से लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन एक भी बंदा इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया है। तमिलनाडु के अंदर 2019 में एक चुनाव हुआ था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसमें एक भी बंदा जज के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था। इतनी नल वैकेंसी जाती हैं उनको, कोई भी व्यक्ति उनको जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, वो या तो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक तो सबसे बड़ा अलाउंस नहीं मिल पाता, इतनी सैलरी नहीं मिल पाती उनकी टैलेंट के हिसाब से। इसके लिए कई सारे कमीशन बनाए गए कि जज की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात आती है फंडिंग की। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की जीडीपी के बात करें तो जुडिशरी के लिए जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए, न्याय प्रणाली के लिए केवल 0.08% ही भारत की जीडीपी का हिस्सा दिया जाता है। अगर हम दूसरे राज्यों से कंपेयरिंग करें, दूसरे देशों से, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर उनकी जीडीपी का 2% हिस्सा जुडिशरी के लिए अलग से सेपरेट करके उनको दिया जाता है, तब जाकर के जुडिशरी कहीं अच्छी तरह से काम कर पाती है। सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो इनएडुकेट फंडिंग। दरअसल जीडीपी का 0.08% हमारे देश के अंदर जज को दिया जाता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो जज हैं और ऑल ओवर जज के जो सबऑर्डिनेट जज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनकी संख्या मानी जाती है 24,000 की प्लस। अब 24,000 प्लस जजेस के लिए केवल 20,000 ही कोर्ट रूम से अवेलेबल हैं जिसके अंदर सुनवाई चल सके, और उनके लिए रहने के लिए केवल 17,000 ही बिल्डिंग अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से जो जज बन के आते हैं उनके लिए न रहने के लिए मकान है, न एक जब पूरे जजेस को उनके
केस की हियरिंग करने के लिए सेपरेट रूम मिल पाते हैं, जिसकी वजह से इस पे हमको लगातार ध्यान देना होगा। जुडिशरी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ग्राम न्यायालय के जो सिस्टम लाया गया था 2008 में एक्ट को, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना होगा और जुडिशरी का जो बजट है उसको भी बढ़ाना होगा, ताकि जुडिशरी जो न्याय प्रणाली के अंदर जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, जो ब्रिटिश के फॉर्मर पीएम ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो ऐसे भारत के अंदर ऐसे स्टेटमेंट नहीं बने और बीरबल भगत जैसे ऐसे केसेस सामने नहीं आए हैं कि उनको 28 साल तक जेल में निर्दोष होने के बावजूद भी कोर्ट की हियरिंग चलते चलते 28 साल उनके जेल में निकल जाते हैं।